नमस्कार। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी के 2 लेक्चर्स देख चुके हैं और दोनों लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया, समझाया संविधान के बारे में, राज्य के बारे में। ठीक है। और अभी आज हम लोग जो है संविधान सभा के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करने से पहले आज वापस मैंने आपको बोला था कि प्रीलिम्स में आने वाले मैं एक एक जो प्री के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन मैं जो भी प्रीवियस लेक्चर लिया रहूंगा उसका जरूर आप लोगों से पूछूंगा। तो आज का हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कल मैं इतना अच्छे से समझाया था, देखो कौन बता पाता है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन डैश है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन डैश है। ए एकात्मक संगठन प्रणाली, ठीक है, या एकात्मक व्यवस्था बोल सकते हो। बी परिसंघात्मक, ठीक है। सी आपका संघात्मक और डी आपका हो गया कोई नहीं। चलिए बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं देखूं किसको पता है, कौन अच्छे से पढ़ के आया है। कल का लेक्चर अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा और डायरेक्ट आज जिस लेक्चर पे आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें बाउंस जाएगी। इसके लिए मैं बोलता हूँ 1 बाय 1 बीच से कोई भी लेक्चर मत स्टार्ट करो, पहले फर्स्ट लेक्चर पढ़ो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 1 बाय 1 कीजिए। ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बताइए फटाफट, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन किसे कहा जाता है? तो कमेंट कीजिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग जो है सेकंड लेक्चर अटेंड किए हैं और उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन किसे कहते हैं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किसे कहते हैं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए, देखो कौन इसका आंसर दे पाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर क्या होगा? अविनाशी राज्यों का मतलब ऐसे राज्य जो विनाशी नहीं है, मतलब जो राज्य क्या नहीं है, विनाशी नहीं है, परंतु उनका जो संगठन है, ठीक है, यानी विनाशी नहीं है तो अविनाशी, और जिनका संगठन यानी उनका एक संगठन बनता है, वो संगठन कैसा होता है? विनाशी होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एकात्म के बारे में बताया था। एकात्म में कैसा होता है कि सारी शक्तियां केंद्र अपने पास एकत्रित कर लेता है। ठीक है, और उसमें ना आपका राज्य अलग हो सकता है, ना संघ टूटता है। तो यानी ये क्या है? विनाशी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग संघात्मक में देखें तो संघात्मक में कैसा है कि जो राज्य हैं वो अपनी मर्जी से, मतलब एक संघ में परिवर्तित हो गए रहते हैं, बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ बन गए रहते हैं और अपनी मर्जी से ये अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब भी ये चाहे अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और सॉरी, ये एकात्म में क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, क्योंकि राज्य विनाश होके संघ में परिवर्तन हो जाता है, मतलब केंद्र में पूरी शक्तियां चली जाती है। और ये जो हुआ संघात्मक, इसमें क्या है? ना राज्य विनाश होता है ना संघ विनाश होता है, क्योंकि इसमें राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता, तो संघ हमेशा बना रहता है। तो ये क्या हुआ? विनाशी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ये क्या हुआ? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ठीक है, तो इसीलिए परिसंघ क्या होगा? अब आप बताइए, परिसंघ में जो राज्य अपनी मर्जी से आए हैं वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, यानी राज्य के ही पास उनकी शक्तियां होती है, तथा जो उनका संगठन है वो क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सही होगा कि राज्य क्या है? अविनाशी है और उनका संगठन क्या है? विनाशी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगर कल मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, अगर उसको आपने अच्छे से समझा होगा तो आपने इसका आंसर बरोबर कमेंट किया होगा, वरना फिर मैं आपको बोलूंगा कि वापस से वो जाके लेक्चर अटेंड करो, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक आप आगे मत बढ़ो। क्योंकि जब आपके जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आपका पॉलिटी भी क्या होते जाएगा? क्लियर, क्योंकि ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट
नहीं है। मैं अभी भी 10 बार आपको बोल चुका हूं कि रट्टा नहीं मारना है अपने को, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, लिखिए संविधान सभा। संविधान सभा। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। संविधान क्या था? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह था जिसके द्वारा देश का कानून चलाया जाता है, देश की व्यवस्था चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक लोगों का जीवन, ठीक है। और उसी में संविधानवाद क्या था? सीमित शासन, यानी जो भी सरकार की, केंद्र की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की शक्तियां हैं उनको पृथक कर देना, यानी उनको बांट देना ताकि कोई भी अपना मनमाना शासन ना कर पाए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं संविधान सभा क्या है, ठीक है। संविधान सभा तो आपसे उतना नहीं पूछने जाने वाला है, परंतु इसको आप भी समझ के रखिए, ठीक है। तो संविधान सभा किसे कहते हैं तो आप पहले लिख लीजिए ताकि आप भी जब मैं समझाऊं तो समझ में आए, ठीक है। लिखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसके संविधान का निर्माण कार्य एक जनप्रतिनिधि संस्था द्वारा किया जाता है। जनप्रतिनिधि, ठीक है, जनप्रतिनिधि संस्था द्वारा किया जाता है, जो संविधान के विभिन्न पक्षों, यानी विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? उद्देश्यों, प्रावधानों आदि पर क्या करते हैं? विचार करते हैं, ठीक है। आदि पर विचार करती है तथा संविधान बन जाने पर उसे अंगीकृत, या आप लिख सकते हो अंगीकार, ठीक है। अंगीकृत या अंगीकार ब्रैकेट में लिख लो एडॉप्ट करने वाली संस्था को संविधान सभा कहा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये आपको लिखाया है, आप खुद समझ गए होंगे, आपको उतना इसको समझाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये क्या होता है? ऐसे जनप्रतिनिधियों का क्या होता है? एक सभा होती है, एक समूह होता है, जो क्या करते हैं? अब विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस पे क्या करते हैं? विचार करके संविधान बनाते हैं। और जब वो संविधान बन जाता है तो उसे क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं, अंगीकृत करते हैं, ठीक है। यानी अंगीकार, अडॉप्ट कर लेना, उस पे हस्ताक्षर करके उसको स्वीकार कर लेना, तो उसे ही क्या बोला जाता है? जो ये सभा कार्य करती है उस सभा को ही बोला जाता है संविधान सभा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया संविधान सभा किसे कहते हैं। तो संविधान सभा जो है उसका गठन कब किया गया था? याद रखना, ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, इसके लिए ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी है। तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। अब जब संविधान सभा का गठन किया गया तो इसमें जो थे टोटल 389 सीटें थी। कितनी थी? 389 सीटें थी, जिसमें से 296 सीटें, ठीक है, जो 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत राज्य के प्रांतों को, भारत राज्य के जो भी प्रांतों को दी गई थी, ठीक है। मतलब जो भी प्रांत थे, भारत ब्रिटिश राज्य ही बोला जाता था, उसमें जो भी प्रांत थे उन प्रांतों को दिया गया था, उनके जनसंख्या के हिसाब से उनकी सीटें डिवाइड थी। दूसरा, जो भी रियासतें थी, ठीक है, जो भी रियासतें थी उनको कितनी सीटें दी गई थी? इन रियासतों को 93 सीटें, ठीक है। कितनी सीटें दी गई थी? 93 सीटें। परंतु जो ये रियासतें थी ये स्वतंत्र रूप से रहना चाहती थी, वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तो ये सीटें क्या थी? मैक्सिमम सीटें इसमें से अतिरिक्त ही थी, ठीक है। तो जब हम इसको आगे समझते हैं, ठीक है, यहां पे ये सीटें क्या थी? अतिरिक्त ही पड़ी थी। तो आपको याद रखना है, मैं आपको की पॉइंट्स पहले बता देता हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहे हमेशा, ठीक है। संविधान
सभा की पहली बैठक। ठीक है, पहली बैठक कब हुआ? पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर, ये सब आप लिखते चलिए, हाँ, 1946 को। ओके, देन जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, ये क्या बने? ये पहले अस्थिर अध्यक्ष बने। ये क्या बने? पहले विधानसभा के अस्थिर अध्यक्ष। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर अस्थिर पूछा गया तो आप किसका नाम जिक्र करोगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, ये क्या थे? पहले अस्थिर अध्यक्ष थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष, जो कि टेम्पररी जिसको बोला जाता है कि वो टेम्पररी अध्यक्ष बने। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा गठित हो गई। इसके बाद यानी पहली बैठक भी हो गया। इसके बाद 2 दिन बाद अगर देखा जाए तो 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? स्थिर अध्यक्ष, यानी आप जिसको बोल सकते हो स्थाई। ठीक है, क्या बनाया गया? इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, फिर उसके जो संविधान सभा का गठन होते ही कोई अध्यक्ष होना चाहिए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी सदस्य बनाया गया। इसके बाद 2 दिन बाद लोगों ने डिसाइड करके, जो भी संविधान सभा में मेंबर उपलब्ध थे, उन्होंने डिसाइड करके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया? स्थिर अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद अगेन, ठीक है, आप देखिए ये 2-2 दिन पे ये क्रमशः चल रहा है, तो इसीलिए आपको डेट भी अगर 9 तारीख का याद है तो आपको 11 भी तारीख याद रहेगा, और जो नेक्स्ट डेट आ रहा है यानी 13 दिसंबर, देखो ये बहुत वीवीआईपी पॉइंट है, इसको याद रखना। हाँ, ये बहुत वीवीआईपी पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष कार्य किया। ठीक है, क्या था विशेष कार्य? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो आपसे पीटी में पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में डैश ने प्रस्तुत किया। ए गांधी जी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो आपको ये चीजें समझ के रखना है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बोला जाता है आगे चल के? प्रस्तावना। अभी आप संविधान में जो प्रस्तावना पढ़ोगे, ये प्रस्तावना ही क्या है? आपका उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव से जो प्रस्तावना निकला है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पीटी में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो आप बोलोगे यार उद्देशिका का मतलब क्यों हो गया? उद्देशिका थोड़ी ना कहा जाता है। तो अगर उसमें आया आपको सिलेक्ट करने के लिए कि क्यों कहा जाता है, और ऑप्शन दे दिया उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत करने के कारण, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन दे देगा, दोनों इसी से इंटरलिंक है। ठीक है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, या चौथा कोई भी ऑप्शन दे दे। तो हमेशा आपको याद रखना है, भले इसको किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, परंतु किंतु ये जो उद्देशिका है, ठीक है, ये उद्देशिका किससे आया हुआ है? उद्देश्य प्रस्ताव से। तो हमेशा आप टिक करोगे उद्देश्य प्रस्ताव, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को। परंतु अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो भारत का संविधान है
उसमें उल्लेखित प्रस्तावना डैश द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। इसके बाद डस्टर कहां गया? इसके बाद अब ये उद्देश्य प्रस्तावना यानी उद्देशिका प्रस्तुत कर दिया गया। अब देखिए 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे क्या कर दिया? स्वीकृत कर दिया, यानी अडॉप्ट कर लिया। कब कर लिया? 22 जनवरी 1947 को। तो आपको ये चीजें, ये जो है ये याद रखना पड़ेगा। आप इसको भले आप रट्टा मारो, कुछ भी करो, लेकिन मैंने आपको एकदम इजी फॉर्मूला बता दिया कि आप इसको कैसे याद रखोगे। आपको पहले क्या ध्यान रखना है, ये पहली डेट अगर आपको याद है तो आप कड़ियां जोड़ते जाओगे। पहले संविधान सभा का बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद उसके जो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 2 दिन बाद, यानी 9 दिसंबर में आपने 2 दिन प्लस कर दिया, क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? इसके स्थिर यानी स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, क्या बने? स्थायी अध्यक्ष। सेम फिर प्लस 2 डेज कर दो। 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। उसको क्या किया? संविधान सभा में प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने उसको कब अप्रूव किया? 22 जनवरी 1946। बस ये 22 जनवरी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि 22 जनवरी को प्रस्तुत किया। बाकी आप ये कड़ियां देखोगे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इतना समझ में आया कि संविधान सभा के बारे में मैंने जो भी बताया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संविधान सभा के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं, अभी आप पूछोगे ये संविधान सभा गठन करने की बात कहां से आई और बाकी जो चीजें हैं वो सब कहां से आया। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, ठीक है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभी कि भारत में कब आया था। ठीक है, 1942। ठीक है, और दूसरा चीज आप याद रखिए, क्रिप्स मिशन के बाद आप दूसरा याद रखिएगा, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। तो ये दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। जब क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत में आया, यानी जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के ही नाम पे, ठीक है, सर स्टैफर्ड, जो ब्रिटेन के मंत्री थे, जब वो भारत में आए तो उन्होंने क्या किया? क्रिप्स मिशन का एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव कैसा था कि उस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अंग्रेजों को अब क्या थी? सेना की जरूरत थी, ताकत की जरूरत थी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने भारत के सामने बोल दिया कि मतलब जो भारत के नागरिक है वो क्या करेंगे? हम इस युद्ध में भाग लेंगे। ठीक है, हमारा समर्थन करो, हमारा सपोर्ट करो। तो इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जैसे जो विचारक थे उन्होंने बोला कि हम तो सपोर्ट नहीं करना चाहते। मैं ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि उन्होंने, गांधी जी ने बोला ठीक है चलो सपोर्ट कर देंगे, तो आप हमें इस समय क्या दे रहे हो? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन ने, यानी जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, उन्होंने क्या कहा कि हम आपको जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा, हम आपको जो है आजादी का मतलब आपका संविधान गठित करने के लिए दे देंगे, वगैरह वगैरह समथिंग उनको बोला। तो गांधी जी ने उसको तर्क देते हुए क्या कहा? ये तो ऐसे बैंक का चेक हो गया जो दिवालिया होने वाला है। मतलब आप ऐसे बैंक का चेक गांधी जी को भारत के लिए मिल रहा है जो
पता है कि ये दिवालिया भी हो सकता है, क्योंकि विश्व युद्ध चालू था, और विश्व युद्ध चालू होने की वजह से क्या हो सकता है कि ब्रिटेन की हार हो सकती है, और ब्रिटेन की हार हो गई तो फिर ब्रिटेन आजादी कैसे देगा, वो तो खुद ही हारा हुआ रहेगा। तो आप ये चीजें समझ सकते हो। तो कभी भी पूछा जा सकता है कि ऐसे बैंक का चेक जो दिवालिया हो सकता है वो किसने कहा था और कब कहा था, तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के टाइम पे कहा था, पहली चीज। और जब क्रिप्स मिशन ने ये चीजें बोल दिया तो ठीक है, चलो अभी क्या है, हम लोग ब्रिटिश के गुलाम है। तो उस टाइम जो पाकिस्तान के डिमांड कर रहे थे जिन्ना साहब, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग ये मिशन एप्लीकेबल हो और इसके तहत संविधान गठित हो, ठीक है, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा चाहते थे, और वो पाकिस्तान को धर्म के आधार पे अलग रखना चाहते थे। इसके लिए ये मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। ये मिशन क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो ये 1942 वाला क्रिप्स मिशन फेल था। अगेन 1946 में वापस ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन में उन्होंने भारत के सामने संविधान गठित करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद ही जो है संविधान सभा जो है गठित हुई। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ के रखना है कि अगर देखा जाए तो भारत के आजाद होने का, अगर आप सिस्टमेटिकली समझो, तो एक सबसे बड़ा कारण लोगों की स्वाधीनता संग्राम तो थी ही थी। उस समय का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें ब्रिटेन जो था उसको काफी क्षतिपूर्ति हुई थी। मतलब वर्ल्ड में बहुत ही कोहराम मचा हुआ था, और इतने सारे सैनिकों का प्रबंध, फिर उनके खर्चों का व्यय करना, ये सब ब्रिटिश सरकार को बहुत भारी पड़ रहा था, बोझ लग रहा था। इसकी वजह से उन्होंने इतना इजीली भारत को छोड़ा, नहीं तो आप समझो 5-10 साल और जा सकते थे, ठीक है। तो इतना आपको याद रहेगा तो आप इजीली क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद कैबिनेट मिशन आया 1946, जिसके तहत आपका क्या हुआ, संविधान सभा का गठन होना चालू हुआ, ठीक है। तभी भी पाकिस्तान अलग होने की मांग थी, और जब ये 299 जो सीटें थी वो 296 जब सीटें थी, ये अभी आगे चल के और आपको कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे वो तो इसमें बैठे नहीं, मतलब वो इसके सदस्य बने नहीं, वो अलग हो गए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे, उद्देश्य प्रस्तावना में क्या क्या बातें थी, ठीक है। इन्होंने उद्देश्य प्रस्तावना भारत के संविधान में जोड़ने की बात की, मतलब प्रस्तुत किया। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी देख लेते हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों ने उद्देशिका पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप पहले कमेंट कीजिए। मतलब प्रस्तावना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, मैं बोलता हूं आपके समझो ना बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही सॉल्व होते जाएंगे। तो आप लोगों में से कमेंट कीजिए किसने किसने प्रस्तावना पढ़ा है, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, मैं तो ऐसा फील करता हूं कि आप सभी ने पढ़ा होगा, परंतु मुझे अगर आप लोग ये कमेंट करोगे तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी कमेंट कीजिए। और हम लोग आगे जब प्रस्तावना पढ़ेंगे, ये तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान, यहाँ पे मैंने टॉपिक नहीं लिखा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान। हमारा ये सेकंड टॉपिक चालू हो गया है, ठीक है। भारतीय संविधान चालू हो गया है। तो अभी आप बताओ, जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ेंगे, बट किसने किसने पढ़ा है कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रस्ताव में सम्मिलित था। तो इसमें जो था, भारत को संप्रभुत्व राज्य, ठीक है, संप्रभुत्व राज्य या और स्वतंत्र राज्य। पहला डिमांड क्या था कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राज्य होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट राज्य होगा, और संप्रभुत्व मतलब, संप्रभुत्व का अर्थ होता है कि जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में खुद डिसीजन लेगा, ठीक है। दूसरा हो गया कि ये जो संप्रभुत्व राज्य होगा, ठीक है, इसका स्रोत कौन होगी, जनता होगी, ठीक है। दूसरा, अब देखिए
पंडित जवाहरलाल नेहरू का संविधान में कितना बड़ा योगदान है आप ये समझ सकते हो। इसी बेस पे ही जो भारत का संविधान सभा ने वो संविधान बनाया, इन चीजों को ध्यान रखते हुए बनाया। तो जो लोग बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बस जबरदस्ती बन गए 1947 के बाद मतलब देश के पीएम, फिर 1952 में भी, तो ये जबरदस्ती का मामला नहीं था। उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य को समझना चाहिए। आप ये जो न्यूज में ये जो आजकल बहुत सारे धार्मिक प्रपंच चालू हैं, जो आप देखोगे पॉलिटिकल फैक्टर से बोले जाते हैं कि हम लोग कांग्रेस के गुलाम थे, परंतु अगर देखा जाए उस समय सिर्फ कांग्रेस ही थी जो भारत की संविधान सभा के गठन करने के लिए पूरा प्रयास की थी, और आजादी में उसमें बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने भाग लिया था। तो यानी कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगर आप बोलते हो कि आप अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आपको आजाद कराने में बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया था, पैसे से लेके हर चीजों से रिलेटेड। और ये जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम की, इसमें तो सारे एडवोकेट थे, संविधान सभा का गठन करने वाले में भी सारे एडवोकेट थे। आप चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लो, इसके बाद आपके हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब एडवोकेटिंग करके बैठे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, कितना बड़ा योगदान हुआ है ये जब आप पढ़ोगे। इसीलिए बोला जाता है आदमी की जो शिक्षा है उसे बेहतर बनाती है, तो इसीलिए हर आदमी को शिक्षित होना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ इंडिया में ये कानून होना चाहिए कि मिनिमम 10वीं हर आदमी को पढ़ना कंपलसरी है, तभी जाके ये जो सांप्रदायिकता की भावना ये खत्म होगी। परंतु पॉलिटिकल फैक्टर्स को क्या करना है, इसी सांप्रदायिकता की भावना पे ही उनको जीतना है, तो इसके लिए वो एजुकेशन को तो इतना इंपॉर्टेंट देंगे नहीं। ठीक है, तो तीसरा देख लेते हैं, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक। तो जो भारत के नागरिक रहेंगे उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब ये जो राजनीतिक है, राजनीतिक में आने की, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, कोई भी हो, उन सभी को क्या है, स्वतंत्र रूप से राजनीति में पार्टिसिपेट करने का फ्रीडम रहेगा। कोई भी सांप्रदायिकता वाली भावना नहीं होगी। दूसरा, आर्थिक रूप से भारतीय जो नागरिक है उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, यानी लोगों के बीच में क्या आय, इनकम के स्रोत का ज्यादा डिवाइडेशन ना रह जाए, ज्यादा निम्न स्तर और उच्च स्तर ना रह जाए। ये देखिए, ये भले अभी भी है, परंतु ये उद्देशिका का मेन बात थी। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचो देश के लिए कितना सोचे थे उन्होंने। ठीक है, और सामाजिक, यानी जो भी समाज है भारत का उसके कल्याण और हित के बारे में सोचना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सभी व्यक्तियों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक है, संस्था बनाने की स्वतंत्रता, और कोई भी मत देने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी जो भी भारतीय नागरिक होंगे उनको क्या होगा, विचार अभिव्यक्ति, यानी आदमी अपने ही हिसाब से विचार कर सकता है, सोच सकता है और उसको प्रकट कर सकता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता होगी, यानी कोई भी धर्म अपनाने और उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी, संस्था बनाने की संस्था होगी, और कोई भी अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी। यानी आप अगर नई बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप नई कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, या आपको कोई सरकारी चीजें नहीं पसंद आ रही है, तो जबरदस्ती आपको वो पसंद नहीं कराना पड़ेगा। जैसे आपको समझो अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है, कांग्रेस को देना है, या कांग्रेस को वोट नहीं देना है, बीजेपी को देना है, तो कोई भी आपसे जबरदस्ती किसी को वोट नहीं दिला सकता। कोई भी मत, मतलब कोई भी आपकी सोच को जबरदस्ती फोर्स करके उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकता। तो भारत में ये भी स्वतंत्रता उस प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है, कि ये होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, अल्पसंख्यकों, ठीक है, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, जनजाति,
अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति, जनजाति तो नहीं उसमें मेंशन था, ठीक है, जातियां ही लिख लेते हैं, तथा पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग मतलब जो मजदूर कृषक वर्ग था, जो स्त्रियां थी, बच्चे हैं, वो सब क्या होता है, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। हम लोग सॉरी वंचित वर्ग होता है, तो एक वंचित वर्ग। और अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हो जो बहुत सारे SC ST दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसको स्पेशली इंडिकेट कर दिया है मैंने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। यानी SC ST आपका वंचित वर्ग, जो भी स्त्री हैं, बच्चे हैं, वो सब, और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में देखा जाए तो जब भारत और पाकिस्तान के डिवाइड होने की बात चल रही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में आया कि हमें अल्पसंख्यक को हितों का संरक्षण करना है, इन सभी के हितों का संरक्षण करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, अल्पसंख्यक के हितों का भी संरक्षण करना है। क्यों? क्योंकि जो अल्पसंख्यक भारत से पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं, वो मुस्लिम समुदाय को ऐसा ना फील होना चाहिए कि जब वो यहाँ पे रहेंगे तो जो भी सरकारें हैं, जो भी हिंदू लोग हैं या बाकी अदर लोग हैं, वो उनपे एकदम स्ट्रिक्टली राज करेंगे, तो ताकि उनके मन में ये ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो और वो स्वतंत्र रूप से भारत में रह सके। इसके लिए उनके भी हक को यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संरक्षित रखने की बात की। सोचिए आप, उन्होंने कितना दूर का सोचा, उन्होंने कितनी बड़ी बात सोची कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए जहां पे सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को समानता होनी चाहिए, कोई भी नहीं डरना चाहिए किसी से। इसीलिए आज भी आप भारत में देखोगे, यहाँ पे जो बहुल जनसंख्या वाला समाज है, उसके खिलाफ भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो एकदम फ्रीली बोल पाता है, एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके पास, यानी वो अपनी विचार भी करता है, अभिव्यक्ति भी कर पाता है। क्यों कर पाता है? बिकॉज ये आपको संविधान द्वारा प्राप्त है। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देशिका प्रस्ताव थे, उनकी मेहनत का ये फल है कि आपको इतना फ्रीडम मिला है। तो अगर जो भी बोलता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का उतना योगदान नहीं था देश में, तो मैं बोलता हूं उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि अगर उसके पास नॉलेज है, अगर उसने पढ़ाई की है, अगर उसने चीजों को समझा है, अगर उसके पास ज्ञान की एक भी क्षमता है, और अगर उसने इन सारी बोलते स्टेप्स को समझा है, कैसे संविधान बना, कितने योगदान गए, तो मैं बोलता हूं 100% वो व्यक्ति बाबा साहेब आम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसी एक पार्टी, किसी एक समुदाय का न सोचकर देश के एक मुख्य कड़ी के रूप में सोचेगा, और उसके दिल में इन दोनों जन के प्रति इज्जत की भावना अपने आप पनप जाएगी। तो अभी बताइए, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी सर्वोपरि देश में ज्यादा होनी चाहिए कि जो लोग बस साथ दे रहे हैं उनका सर्वोपरि होना चाहिए? तो अभी जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया गया, तो ये सब आप देख सकते हो कि इंसान यहाँ पे मेहनत कर रहा है, इंसान यहाँ पे लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है, एकता समता की बात कर रहा है। तो इसीलिए ये लोगों को जो न्याय दिलाने का काम है, एकता समता की बात है, जो अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग, सभी के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसे महान व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बहुत सारे विचारक जो है, आलोचक जो है, वो क्या बोलते हैं, ये तो उद्देशिका प्रस्ताव अमेरिका की संविधान और ऑस्ट्रेलिया से इसके जो तथ्य विषय वस्तु वो लिए गए थे। तो भाई मैं एक बात बता दूं कि आज आपको भी पता है कि आपको पढ़ाई करनी है, कहां से करनी है ये आपके ऊपर है, परंतु आप जब वहां से पढ़ाई करते हो तो अपनी विचार के हिसाब से आप जिस वातावरण में रह रहे हो वहां पे एप्लीकेबल कर पाना बहुत कठिन बात होता है। तो उन्होंने उस दौर में ये बात किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जो भी ऐसा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। तो आपको इसीलिए हमेशा शिक्षित होना चाहिए। मैं बोलता हूं एक शिक्षित समाज जो है देश का विकास करेगा सबसे पहले। तो जो भी है, अगर आप भी कभी भी IAS वगैरह बन जाना, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपने कम कर दिया, अगर आदमी शिक्षित हो गया, तो मैं आपको 100% बोलता हूं कि शिक्षा लेने के बाद आदमी जो है अपनी स्वास्थ्य योजना, अपने परिवार की स्वास्थ्य परिकल्पना, देश के डेवलपमेंट में भागीदारी वो अच्छे से कर पाएगा। वो धर्म और सांप्रदायिकता मामले में ज्यादा नहीं जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी आदमी IAS की पढ़ाई करता है उसमें से 95% जो लोग हैं वो धर्म विचारधारा से मुक्त हो जाते हैं। बाकी 5% जो रहते हैं वो कट्टर बने रहते हैं। बाकी 95% लोग विचार मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये सारे तथ्य तब क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूं कि उद्देश्य प्रस्ताविका में क्या था, उद्देश्य प्रस्तावना में जो जो बातें थी ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या महत्व दिया गया देश की एकता को।
ठीक है। उन्होंने उद्देश्य प्रस्तावना द्वारा ये मतलब बताना चाहा कि प्रस्तावित किया कि हमारा जो संविधान बनेगा, हमारा जो संविधान का एम है वो कैसा होना चाहिए, देश की एकता के लिए होना चाहिए, ना कि देश को तोड़ने वाला। हमारा जो संविधान होगा वो पंथ निरपेक्ष होगा, यानी धर्म निरपेक्ष होगा। धर्म निरपेक्ष को बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के जरिए, तो हम ही वो प्रस्तावना जब पढ़ेंगे वो सब देखेंगे। परंतु उनकी सोच तभी से थी, क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, जाति भेद नहीं होना चाहिए, मत भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है, उच्चता नीचता का भेद नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे देश में क्या होना चाहिए, बंधुत्व की भावना आएगी, जिससे एकता डेवलप होगी। ठीक है, तो ये आपकी एकता डेवलपमेंट। और उन्होंने क्या सोचा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें सोची, जो भी प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, ये प्राचीन सभ्यताओं का संरक्षण, प्राचीन सभ्यताओं का संरक्षण और मानव कल्याण या समाज कल्याण आप बोल सकते हो, समाज कल्याण और विश्व शांति में भारत का योगदान होना चाहिए। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव में यह भी उल्लेखित था कि प्राचीन जो सभ्यता है वो उसको भी संरक्षित किया जाना चाहिए, साथ ही साथ जो समाज कल्याण की भावना, मानव कल्याण की भावना और विश्व कल्याण की भावना भारत के अंदर होना चाहिए और भारत के लोगों को उसमें योगदान होना चाहिए, यानी भारत का योगदान होना चाहिए, भारत राज्य का योगदान होना चाहिए। तो ये आपके उद्देश्य प्रस्ताव में ये बातें उल्लेखित थी। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि उद्देशिका प्रस्ताव में क्या क्या बातें उल्लेखित थी, उसी के हिसाब से आपके पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है। और जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपके प्रस्तावना से आप क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे, आप लोग प्रस्तावना को बाय हार्ट कर लो। बाय हार्ट करने के लिए मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि आप उसको समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो अभी संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, इसमें उद्देश्य प्रस्तावना जो है प्रस्तुत किया गया। अब इसमें जो है सारी चुनौतियों को, सारी जो चुनौतियां उत्पन्न होने वाली थी संविधान सभा के गठन में, तो उन सब चुनौतियों को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए, अपने देश का एक विधायिका जब आगे जब जो बनने वाली है, एक अच्छे से कार्यपालिका वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, हर चीजें हर मुद्दों को समझने के लिए इन्होंने क्या किया, समितियों का गठन किया। क्या किया, समितियों का गठन किया। टोटल ये कितनी समितियां उस समय गठित हुई थी, 15। तो अभी हम लोग सिर्फ जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनकी ही चर्चा करेंगे, नहीं तो ठीक है, जो महत्वपूर्ण समितियां थी जिससे रिलेटेड कभी भी आपको पीटी में पूछा जा सकता है, सिर्फ पीटी में, तो इसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण जो समितियां थी उनकी बातें करेंगे। पहला जो समिति था, ठीक है, पहला समिति जो था, ब्लू पेन किधर गया, पहला समिति जो था संघ संविधान समिति। ये क्या था, पहला समिति था। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यानी संघ संविधान कमिटी। इसके जो अध्यक्ष थे ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति यानी जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बना उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरा लिखिए, दूसरा था संघ शक्ति कमेटी। समिति ही लिख, इंग्लिश वर्ड कमेटी होता है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनियन यानी संघ पावर कमेटी। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके भी अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखिए मैं ये सब चीजें जो लिखा रहा हूं ये आप लिखते चलिए,
ठीक है, यह आपके पीटी में कभी भी पूछा जा सकता है किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, और आप पुराने पीटी के आप उठा के देख लो। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप पीटी के पहले के भी क्वेश्चन उठा के देख लो। मैं जो ये लिखवा रहा हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसीलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ। बाकी मेरा कोई एम नहीं है, मैं चाहूँ तो ऐसे आपको डिस्क्रिप्टिव बताते हुए ये फटाफट लेक्चर खत्म कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे जितने भी क्वेश्चन पीटी में आए उसमें से मैक्सिमम आप सॉल्व करके आओ। ठीक है, और जितने तरह के क्वेश्चन जहां जहां से बन सकते हैं वो मैं सब बताने की आपकी कोशिश कर रहा हूं। तीसरा था मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार, राइट्स एंड माइनॉरिटी कमिटी। ठीक है, तो जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अपना समिति था वो क्या था? कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, यह जो था ये 3 सदस्यीय कमेटी था, इसलिए आप इसको नोट करके रखना। क्या था? 3 सदस्य वाली कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी। ठीक है, समिति, क्योंकि पीटी में कभी पूछा भी जा सकता है, इनमें निम्नलिखित में से 3 सदस्यीय वाली कमेटी डैश है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन है कार्य संचालन समिति। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष नोट कर लीजिए। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कन्हैया लाल, ठीक है, डॉक्टर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। अभी इन्हीं का ही उल्लेख आगे होता है, जो कि क्या थे? के एम मुंशी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, के एम मुंशी। ठीक है, तो आपको ये इनका नाम हमेशा याद आएगा कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, तो शॉर्ट फॉर्म में आगे आपको जब पढ़ाया जाएगा तो ये ध्यान में आना चाहिए, इसके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, 5। अब इसके सदस्य भी देख लेते हैं ताकि आपको सदस्य भी पता रहे। इसके सदस्य में थे गोपाल स्वामी आयंगर साउथ के थे, तथा दूसरे सदस्य थे विश्वास दास। कौन थे? विश्वास दास। तो यहां तक हो गया। 4 ये मैंने कमिटियां बताई, संघ संविधान समिति, 4 समितियां बताई मैंने। संघ संविधान कमेटी जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद संघ शक्ति कमेटी जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, तथा बाकी और 2 सदस्य कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर और विश्वदास। ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए, इन कमेटियों को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, कौन सी कमेटी को डिटेल में कब पढ़ना है समिति को, तो वो हम लोग आगे स्वयं पढ़ लेंगे। ठीक है, इसलिए आपको इतना नहीं सोचना है कि इन कमेटियों को डिटेल में बताओ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा और लंबा होते जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो लंबा होवे, परंतु पीटी में जो क्वेश्चन जिससे आ सकते हैं इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। इसके बाद था कि अपना प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति,
समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति के, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं ये शॉर्ट में पटेल लिख दिया हूं, आप लिख देना वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हम लोग सबसे मेन कमेटी देख लेते हैं, जिसका आप लोग भी बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, तो हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने 5 आपको कमेटियां बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी थी, इनसे रिलेटेड पीटी में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको वो कमेटियां बस ध्यान में रखनी है। और मैं एक और मेन कमेटी की बात कर लेता हूं, जिसके द्वारा हमारा संविधान बना, वो था प्रारूप समिति। क्या था? प्रारूप समिति, जिसको बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। जिसको क्या बोला जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। इसके अध्यक्ष आप लोगों को भी बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसका जवाब आपके पास स्वयं होगा। और याद रखना ये वी 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 5 वी, हाँ, मतलब ये 5 स्टार वीआईपी वाला ये क्वेश्चन है, इससे कुछ ना कुछ पीटी में क्वेश्चन बन के आता ही है, 2-3 साल में एक बार देखा ही जाता है, तो आप इसको नोट करके रखना, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, ये 7 सदस्यीय कमेटी है, हाँ, ये याद रखना, ये कितने सदस्य वाली कमेटी है? समिति है 7 सदस्य वाली, जिसमें से हमारा जो पहला देख लेते हैं, हमारे पहले सदस्य जो थे यानी अध्यक्ष के रूप में, वो हमारे देश के, आप बोलोगे संविधान निर्माता, यानी जो सबसे बड़े जिनका उल्लेख होता है हमारे संविधान में कि इनका महत्वपूर्ण योगदान है संविधान बनाने में, तो इसके अध्यक्ष वही थे, वो थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं बाबा साहेब आम्बेडकर की बजाय जो पूछा जाता है, ठीक है, आपको BR आम्बेडकर लिख के आएगा एग्जाम में। बाबा साहेब लिख के आया तो ठीक है, BR आम्बेडकर भी लिख के आया, ठीक है, BN राव, सॉरी, BR आम्बेडकर। और इसके बाद एक और प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है, जो सलाहकार थे, वो इस कमेटी के वो क्या थे? मेंबर नहीं थे, बट इन्होंने प्रारूप बनाया था संविधान का। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में प्रारूप किसने तैयार किया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? प्रारूप आप नहीं बोल सकते, प्रारूप बोलिए नहीं, मसौदा, संविधान का मसौदा। तो संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया था वो किसने किया था? सर BN राव। और ये पीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, हाँ, BN राव। ये क्या थे? IAS ऑफिसर थे, ठीक है। आप देखिए, ये एक IAS ऑफिसर थे, बाद में सरकार में भी आ गए, ठीक है। तो ये एक IAS ऑफिसर थे जिन्होंने सलाह दिया था, ये मसौदा उन्होंने ही रेडी किया था संविधान सभा से रिलेटेड। अब बाकी 6 सदस्य देख लेते हैं कौन कौन से थे, क्योंकि ये सदस्य आपको याद रखना है, 100% याद रखना है, आपको इसको कंठस्थ कर लेना है। प्रारूप समिति के जो भी मेंबर्स थे, सदस्य थे, आप एक तो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा, बाकी जो 6 थे उनको याद रखना है, ठीक है। बाकी 6 के भी मैं नाम लिख देता हूं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, पहले ये थे। दूसरे तो आपका याद ही रहेगा आपको, KM मुंशी, ठीक है, इन्हीं का नाम है कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी। मैं ये हाफ फॉर्म फुल फॉर्म इसीलिए लिखा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगर कभी पूछ दिया गया AK अय्यर
तो आप बोलोगे ये तो थे ही नहीं, तो इसीलिए नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है, और उसका शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख लेना। इसके बाद कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। फिर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। फिर बी एल मीटर, बी एल मीटर, ठीक है। और फिर लास्ट थे डीपी खेतान। तो ये सब जो थे आपके प्रारूप समिति के मेंबर थे। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूं जो बहुत लोगों का कंफ्यूजन था, शायद उनको इससे एक आंसर, एक बहुत बड़ा जवाब मिल जाए। इसमें जो थे के एम मुंशी, सिर्फ कांग्रेस के वही सदस्य थे, ठीक है, यानी ये कांग्रेस के मेंबर थे। और आप देखोगे ये प्रारूप समिति में सिर्फ एक ही बंदा कांग्रेस का था। प्लस आप देखोगे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जो थे वो क्या थे? कटु आलोचक थे। कटु आलोचक थे कांग्रेस के, ये हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही बात करते थे, ठीक है। ये हमेशा, आप जो रिजर्वेशन का भी मुद्दा आएगा तो उसमें भी आप समझोगे कि ये कितने बड़े कटु आलोचक थे कांग्रेस के। आप समझिए ऐसे ऐसे व्यक्ति को उस टाइम अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा निर्माण कार्य के लिए, और सिर्फ कांग्रेस का एक ही मेंबर था। यानी आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे सारे मेंबर्स जो थे अदर बैकग्राउंड थे, सिर्फ एक ही मेंबर जो था कांग्रेस के इसमें से कमिटी से लिया गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, आपको ये 6 नाम हमेशा याद रखने हैं। ये 6 नाम से आपको जो है जोड़ी मैच करने के लिए आ सकता है, या आपको ऑप्शन करने के लिए आ सकता है कि प्रारूप समिति में डैश मेंबर्स थे, ठीक है। तो 7 मेंबर आपने सदस्य लिख दिया। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो आपको जोड़ी बना के दिया रहेगा। अल्लादी के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, सी ए एन गोपालचार्य, और आपके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, और डी जो होगा सभी। तो आपको क्या करना है? सभी टिक करना है। अगर आपको ये नाम याद रहा तो आप सभी लिख के आओगे, ठीक है। और समझो अगर दूसरी तरह से अगर आपको ऑप्शन पूछ दिया, ए अल्लादी कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, बी के एम मुंशी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सी के एम मुंशी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और सर बी एन राव, तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए एक और आंसर देना चाहिए, ए और बी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन के बाद अब उसमें से पूछेगा कि आंसर कौन कौन सा है। ए पहला पूछेगा कि पहला दूसरा, बी पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी पहला दूसरा तीसरा, और डी जो रहेगा वो पूछ लेगा तीसरा चौथा। तो आपको टिक क्या करना है? ए पहला दूसरा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने वाले आएंगे, तो आपको इसीलिए ये 7 सदस्यीय जो कमेटी है इसको आपको बाय हार्ट कर लेना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा प्रारूप समिति भी हो गया, और होप आपको प्रारूप समिति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेडिंग डालिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। इससे भी रिलेटेड आपको क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के क्या परिणाम हुए, ठीक है, मतलब क्या इंपैक्ट पड़े, देखते हैं कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हो गया तो क्या क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए, ये जो पारित हुआ था ये कब हुआ था? जुलाई 1947 में। यानी आपका जो भारत देश था, हमारा जो भारत देश था वो 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता से आप देखोगे ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले ये क्या हुआ था? पारित हुआ था, ठीक है। इसके पारित होते ही जो संविधान था हमारा वो क्या हो गया? पूर्ण रूप से
स्वतंत्र हो गया। मतलब अगर आप देखोगे तो उसी दिन से हमारा देश पूर्ण रूप से संविधान स्वतंत्र हो गया। लेकिन वो फॉर्मेलिटीज पेपर वगैरह जो ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे वो सब हुआ था 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को। लेकिन देखा जाए जैसे ही ये हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हो गया, वैसे ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, यानी प्रभुत्व संपन्न हो गया। तो इसका अर्थ मैंने आपको बताया ही, जो आंतरिक और बाह्य मामले का अब स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने की शक्ति रखता हो। यानी ये शक्ति मिलने के बाद जो भी ब्रिटिश संविधान था वो क्या होगा, हो गया अमान्य हो गया। मतलब अब ब्रिटिश संविधान इंडिया में एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यानी ये अमान्य हो गया। इसके साथ ही ठीक है, पाकिस्तान का अलग हिस्सा मांग हो गई थी उस टाइम। ठीक है, पाकिस्तान के अलग हिस्से की मांग होने की वजह से यहाँ पे 299 सदस्य ही थे, बचे रह गए थे। ठीक है, जो कि हमने शुरू में भी पढ़ लिया और अभी भी देख रहे हैं कितने सदस्य बचे, 299। ठीक है, और इसके बाद हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, वो बाद में क्लियर कर लेते हैं। तो आप यहां देख सकते हो कितने सदस्य बचे रह गए, 299। मतलब जो स्टार्टिंग में संविधान सभा में जो सीटें थी 389, अब वो कितनी बची रह गई, टोटल 299। क्योंकि पाकिस्तान का जो समर्थन कर रहे थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। और ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जैसे ही मतलब ये बना, तब जो बाकी दो देश की रियासतें थी वो भी धीरे धीरे भारत में, मतलब भारत के संविधान सभा के मेंबर बनना धीरे धीरे चालू हो गए, यानी वो भी इसमें आने लगी। ठीक है, और इसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। ठीक है, पहली संसद बनी और ठीक है, और यहां संविधान सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद विधायिका भी बन गई हमारी। अगर अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो गया तो कानून व्यवस्था चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए विधायिका भी बनाना पड़ेगा। अब हमारी विधायिका बन गई और हमारी विधायिका की, हमारे जो विधायिका के अध्यक्ष थे वो खुद थे जी.वी. मावलंकर। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है। आपको एग्जाम में जो पीटी में है, यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा फिरा सकती है कि स्वतंत्र भारत के पहली विधायिका के अध्यक्ष डैश थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जीवी मावलंकर। तो आपको हमेशा किसको टिक करना है, मावलंकर को। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये विधायिका के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखते हैं। और संविधान सभा की इसके बाद पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की, ये भी हम लोग नोट कर लेते हैं। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। देखिए, मैं आप लोगों को ये क्यों बताना चाह रहा हूं, इसके लिए बताना चाह रहा हूं कि अभी ये देखिए, ये स्वतंत्र भारत की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत इन द सेंस में भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जब से लग गया उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि जब संविधान सभा का गठन हुआ और वो डेट अलग और ये डेट अलग, आप अलग अलग क्यों बता रहे हो। तो ये मैं स्वतंत्र भारत अधिनियम के बाद की बात कर रहा हूं। तो जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई वो कब हुई, 7 नवंबर 1947 को। ठीक है, और आखिरी जो बैठक थी, आखिरी बैठक वो कब हुआ, 24 जनवरी। अपना संविधान किस ईयर में लागू हुआ था, अगर आप ये याद रख लोगे तो आखिरी बैठक भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 1950 को। और इसके बाद ही जो है संविधान सभा का, जैसे ही 1950 में संविधान सभा, यानी आप समझ 24 जनवरी ही लास्ट थी और 26 जनवरी के बाद संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी आखिरी बैठक से ही आप पकड़ सकते हो 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और 24 जनवरी को ही ये क्या हो गया, इनका कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद 1952 में
1952 में पहले आम चुनाव हुए, ठीक है। और 1900 मतलब देश आजादी से लेकर 1952 तक हमारे संसद का काम किसने संभाला? अंतरिम संसद ने। तो ये भी पीटी के लिए बहुत वीआईपी वर्ड है, तो इसको आप याद रखना कि आजादी मतलब 1952 तक संसद का कार्यभार डैश ने संभाला। तो हमेशा याद रखना अंतरिम संसद ने। अंतरिम संसद ने जो यानी आप उसको बोल सकते हो टेम्पररी, अस्थिर संसद थी, कि मतलब अभी चलो किसी को तो बनाना पड़ेगा। जैसे सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या बन गए थे? संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए थे। वैसे ही कि अभी तो चुनाव तुरंत करा नहीं सकते, पहले एक प्रारूप रेडी करना पड़ेगा, संविधान गठित करना पड़ेगा कि चुनाव कैसे होगा, लोग कैसे चुने जाएंगे, कौन कौन से मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सब इसी में उल्लेखित था। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। ये मैं सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब हमारा जो संविधान है, ठीक है, जब संविधान लागू होता है उसी दिन क्या है, कुछ चीजों को लागू करना पड़ता है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो आपको ये चीजें याद रखना है। अब यहां आप देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक चीजें मैं आपको पॉइंट हाईलाइटेड किया था बताने के लिए, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, जब भी याद आएगा तो मैं बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट करके रखा था, क्योंकि वो कोई भी देखता हूँ जल्दी आपको नहीं पढ़ाता है, बट मैंने वो नोट करके रखा था। लेकिन क्या मैंने नोट किया था कि नहीं किया था, क्योंकि मुझे मेरे नोट्स में नहीं दिख रहे। मैंने जो नोट्स आपके लिए रेडी किया था उस नोट्स में दिखते थे, तो फिर मेरा ये कंफ्यूजन दूर हो जाता था, बट वो मेरे नोट्स में ही नहीं मिल रहे। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं अगर वो पॉइंट, क्योंकि आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पिछले वर्षों के मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे, उनमें बहुत बार उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन के आते रहते हैं, परंतु मैं देखा हूं कि कोई भी उस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, जब मिलेगा वो बात कर लेंगे हम लोग। बाकी चीजें देख लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको ये 26 नवंबर का दिन भी याद रखना है, 26 नवंबर 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर 1950 को देखा जाए तो एक्चुअल में हमारा संविधान लागू हो गया था, सॉरी 1949 में हमारा संविधान जो है 1949 में ही लागू हो गया था। अगर देखा जाए तो जिस दिन हम लोग संविधान लागू करते हैं उसी दिन कुछ ना कुछ हम लोगों को जो संविधान जो प्रावधान है वो लागू करना पड़ता है। तो 26 नवंबर 1949 को आपके 4 प्रावधान, ठीक है, 4 व्यवस्थाएं आप लिख सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट कर लेना, इस पे पीटी के क्वेश्चन आते हैं। अंतरिम संसद, ठीक है। इसके बाद चुनाव होना भी जरूरी है, चुनाव, ठीक है, अंतरिम संसद, चुनाव, और इसके बाद आपके संविधान के अस्थायी प्रावधान, संविधान के अस्थायी प्रावधान और नागरिकता। ये जिस दिन हमारा संविधान यानी 24 नवंबर 1949 को जब ये लागू हुआ, ठीक है, इसको इन लोगों ने सहमति से
किस दिन इसका डेट दिया संविधान लागू होने की तिथि क्या है आपका 26 नवंबर 1950। इसका भी एक रीजन है वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो हमारा जो मेन डेट था वो क्या था 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को ये 4 व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। कौन कौन सी? नागरिकता, अंतरिम संसद चुनाव, संविधान, अस्थायी प्रावधान। संविधान के जो अस्थायी प्रावधान थे, तो ये पीटी में भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से जो व्यवस्थाएं थी वो 26 नवंबर 1949 यानी संविधान के लागू के समय मतलब लगा दी गई थी। तो उसमें आपको पूछा जाएगा ए नागरिकता, बी अंतरिम संसद, सी न्यायाधीश की नियुक्तियां, डी प्रधानमंत्री की नियुक्तियां। तो आपको सिर्फ ए और बी ही याद रखना है। अगर स्पेसिफाई वर्ड आता है तभी आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो फिर नागरिकता और अंतरिम संसद। बाकी इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं टिक करना है, ठीक है। अब ये जो 26 नवंबर था, ये 26 जनवरी 1950, ये 26 जनवरी 1950 जो है काफी स्पेशल दिन था। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950, आप ईयर को मत याद रखो, मैं आपको हमारा जो पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था, यही इसका जवाब है। अगर आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब खुद दे देंगे, ठीक है। हमारा जो पूर्ण स्वराज्य दिवस था वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। ये कहां मनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। देखिए कांग्रेस की क्या भूमिका थी, ये भूमिका आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे उन्होंने ये संकल्प पारित किया था, ठीक है। संकल्प के आधार पर ये आप देख सकते हो, इन्होंने संकल्प के आधार पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। इस दिन को, इस डेट को याद रखने के लिए, सजोए रखने के लिए, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो बहुत सारे जो संविधान सभा में उपस्थित जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल और बाकी सब, गांधी जी से भी डिस्कशन हुआ होगा। गांधी जी राजनीति में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते थे। देखिए गांधी जी की भी बहुत अहम भूमिका थी। जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ेंगे सब चीजें समझेंगे तो समझ में आएगा। तो इस डेट को याद रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का जो उद्घोष था वो कब कर दिया था? 26 जनवरी 1930 को। तो इसीलिए हमारा जो संविधान लागू होने की तिथि है वो 26 जनवरी 1930 ही माना जाता है, ठीक है। इसीलिए जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की वो कब हुई थी? 24 जनवरी को हुई थी, ठीक है। और 26 जनवरी को सबने ये एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद से संविधान सभा भी खत्म हो गई। तो हमेशा आपको याद रखना है ये जो 26 जनवरी 1950 का तथ्य है, ये 26 जनवरी जो 1950 का तथ्य है वो किससे रिलेटेड है? पूर्ण स्वराज्य दिवस से रिलेटेड है, जो कि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, ठीक है। तो आपको ये संकल्पना जो पारित किया गया था ये याद रखना है और आपको इसको इंटरलिंक करना है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अगर समझो मेंस में ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तो जो भारतीय संविधान है वो बना कब? 26 नवंबर 1949 को, परंतु उसकी लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप इस पे क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो। तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो मैं आपको ये बेस क्लियर कर रहा हूं स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में। और इसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, संविधान को बनाने में टोटल कितने समय लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। और संविधान सभा को गठन करने और बनाने में कितने लाख का खर्चा आया? 64 लाख का। देखिए एग्जाम में तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपके ये नहीं पूछा जाएगा कि संविधान सभा को बनाने और गठित करने में कितना खर्चा आया, परंतु मैं आपको बता दूं संविधान सभा को बनाने में 12 साल 11 महीना और 18 दिन लगे, जिसमें संविधान सभा को बनाने और गठन करने का टोटल खर्चा कितना आया? 64 लाख। अब आप सोच सकते हो उस समय के दौरान 1950 के दौरान, 1947 से 1950 के दौरान ये जो आपका खर्चा था ये 64 लाख का आया था। तो 64 लाख का मतलब खर्चा आज के खर्चे से आप कैलकुलेट कर लो कि उस टाइम कितना ये
उसमें कॉस्टिंग गया था, क्योंकि 60 देशों का संविधान स्टडी करना, बाकी उस समय का माहौल वैसा क्रिएट करना, हर चीजों को उपलब्ध कराना, मतलब बहुत सारे खर्चे रहे होंगे। उसका तो डिटेल में चेक करना पड़ेगा क्या क्या खर्चा हुआ था, परंतु टोटल खर्चा 64 लाख रुपया हुआ था। तो ये हमेशा आप चीजें याद रखना, ये तथ्य आप क्लियर रहे। पता नहीं इंटरव्यू में ही पूछ ले कि संविधान सभा को गठित करने में, बनाने में कितना अप्रोक्स खर्चा आया था, तो उस टाइम आप बोल सको कि अप्रोक्स 64 लाख का खर्चा आया था। और हमारा संविधान सभा जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनके रेडी हुआ था। तो ये बेसिक चीज क्लियर रहेगा। अब ये संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा जब हमारा बन गया था 1946 में, तो अब संविधान सभा ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए वो भी देख लेते हैं। तो एक हेडिंग और डाल सकते हो, संविधान सभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। तो इनका सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या था? 22 जुलाई। देखिए ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये डेट आपको याद रखना है। 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा झंडा था, ठीक है, तिरंगे झंडे को इन्होंने क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रध्वज। क्योंकि कोई भी देश सिंबॉलिकली किससे पहचाना जाता है? उसके ध्वज से, ठीक है। तो इन्होंने तिरंगे झंडे को ही क्या कर दिया? राष्ट्रध्वज घोषित कर दिया। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम जो था संविधान सभा ने ये किया। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग कार्य की बात करें तो मई 1949 में ये क्या की, इन्होंने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो आगे भी ये क्वेश्चन आता है भारत की संप्रभुता पर, ठीक है, इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, मई 1949 को राष्ट्रमंडल का जो है भारत ने वो सदस्यता स्वीकार किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये जो राष्ट्रमंडल था इसमें जो भी नवनिर्वाचित मतलब जो नए नए आपके जो देश आजाद हुए थे वो सब इसमें थे। और उनका अध्यक्ष, मतलब आप समझ सकते हो उधर का मुखिया, अध्यक्ष आप बोलो कौन था? ब्रिटेन ही था, क्योंकि उसके अंडर में जितने भी गुलाम देश सब आजाद हुए थे। और कोई जो देश आजाद नहीं भी हुए थे, मतलब गुलाम ही नहीं बने थे, वो भी कुछ देश थे, परंतु ज्यादातर कौन से देश थे? जो उसके गुलाम थे। तो इस पे भी क्वेश्चन बोला जाता है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते भारत अभी भी प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं है। तो आपको ये थियरी क्लियर रखना है कि भारत जो है वो संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्यों? क्योंकि भारत ने ये अपनी मर्जी के हिसाब से क्या किया है? इसका मेंबर बना हुआ है। और भारत जब भी चाहे वो अपनी मर्जी से वहां से हट सकता है, बाहर निकल सकता है, उस पर कोई रोक टोक दबाव नहीं है। इस पे भी हम लोग एक आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो कभी भी याद रखना, भारत जो राष्ट्रमंडल का सदस्य है वो अपनी मन मर्जी से है, वो अंग्रेजों के दबाव से नहीं बना था। तो मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया, ताकि जो है भूमंडलीकरण का जो दौर चालू था, मतलब ग्लोबलाइजेशन का जो समय चालू था, उसमें भी भारत अपना योगदान दे सके, पार्टिसिपेट कर सके, लोगों से जुड़ सके बाहरी देशों से। तो इसीलिए संविधान सभा ने सोचा कि भारत को भी इसका सदस्य बनना चाहिए। तो इसीलिए संविधान सभा ने वो सोचते हुए, मतलब फ्यूचरिस्टिक सोचते हुए, उन्होंने मई 1950 को राष्ट्रमंडल का सदस्यता स्वीकार की। इसके बाद, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 अपने आखिरी बैठक में इन्होंने जनगण मन तथा वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और जनगण मन को राष्ट्रगान, ठीक है, जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। तो अब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जनगण मन और वंदे मातरम या तो राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान, मतलब ये कंफ्यूजन हमेशा अपने मन से अब निकाल देना। राष्ट्रगान की जब भी बात आए तो आप जनगण मन से समझोगे, और राष्ट्रगीत की जब भी बात आए
तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वाला जो है उससे आप समझोगे। तो ये जो दोनों था ये कब अपनाया गया, तो जिस दिन आखिरी बैठक थी 24 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने की जो तिथि है 26 जनवरी 1950, उससे 2 दिन पहले ये क्या हुआ, अपनाया गया। तो ये आपको इजीली याद रहना चाहिए। देखिए मैं सारे वो तथ्य ऐसे बता रहा हूं जो आपके पीटी में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब जब ये सब चीजें हम लोगों ने डेट देख लिया, अब जब संविधान सभा को ये काम सौंपा गया कि उन्होंने क्या बनाना है, संविधान बनाना है, तो ये क्या क्या उनके सामने समस्याएं आई, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है मेंस में कि संविधान गठित करते समय संविधान सभा ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, उसके पश्चात भी इन्होंने भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा लोकतांत्रिक संविधान बनाया, या जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड। तो क्या क्या चुनौतियां थी अगर उसको आपको बताना पड़ जाए, तो जो चुनौतियां हैं थी उस टाइम, तो हम लोग चुनौतियां देख लेते हैं कि उस टाइम संविधान सभा के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, ठीक है। तो जो पहली चुनौती थी वो क्या थी, विचारधारा की और हितों की, ठीक है। पहली चुनौती क्या थी, विचारधारा की थी, क्योंकि संविधान सभा में जो विचारधारा, अलग अलग विचारधारा वाले लोग उस टाइम अवेलेबल थे, जैसे गांधीवाद, मार्क्सवाद वाले, यानी जिसको आप समाजवादी बोल सकते हो, और फिर जो थे राष्ट्रवाद वाले, उदारवादी वाले। तो ऐसे बहुत सारे विचारक वहां पे अवेलेबल थे जो चाहते थे कि हमारे हिसाब से संविधान बने, कोई चाहता था हमारे हिसाब से संविधान बने। गांधी जी भले उन्होंने सदस्यता नहीं ली थी, परंतु उनकी भी लोग सोच मानते थे और उन्हीं की विचारधारा लोग प्रकट करते थे कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, गांव प्रांत जो है उन्हीं के पास उनके कानून अधिकार होने चाहिए, उनके ऊपर कोई राज नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे मार्क्सवादी भी विचारधारा के लोग थे जो सोचते थे संपत्तियों का बंटवारा सब में हो जाए, कोई भी बड़ा उच्च ना रहे, क्रांतिकारी हमेशा माहौल रेडी रहे। तो ये सब विचारधारा थी उस टाइम। तो सबसे बड़ा इनके सामने चुनौती क्या आ गया कि कौन सी विचारधारा के हिसाब से संविधान को गठित किया जाए, यानी भारत का जो संविधान है कौन सी विचारधारा के हिसाब से बनाया जाए। गांधीवाद बनाया जाए एकदम शांत, यानी जो दक्षिण पंथी समाज था, दक्षिण पंथी मतलब बोला जाए तो जो पुराना, जो आपका बोलते हैं ना पारंपरिक सभ्यताओं से चलता था, उस सभ्यताओं से चलते हुए अपना समाज बनाया जाए, या जो आधुनिक समाज था उसके हिसाब से बनाया जाए। तो मतलब बहुत सारी इसमें चुनौतियां थी। दूसरा था अल्पसंख्यक को मुख्य धारा में लाने की और इनके हितों की रक्षा का, ठीक है। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय था, वो समुदाय, भारत पाकिस्तान के बंटवारे में बहुत सारे मुस्लिम लोग जो थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत में ही रहना चाहते थे, भारत से लगाव था। तो उस टाइम जो हमारे संविधान सभा थी, उन्होंने सोचा कि हमें ऐसा संविधान गठित करना है कि जो यहाँ पे रुक रहे हैं उनको भरोसा हो जाए कि भारतीय संविधान जो है वो हमारी रक्षा करेगा, हम स्वतंत्र रूप से यहाँ रह सकते हैं और हमें न्याय मिलेगा। इसके बाद जो बाकी अन्य समुदाय थे उन्हें भी हमेशा ये ना महसूस हो कि जो भी बाहुबल तबका है या जो बहुसंख्य तबका है वो उन पे राज करेगा। इन सभी की भी प्रॉब्लम, समस्या उनके सामने थी कि ऐसी कौन सी मतलब प्रावधान बनाया जाए कि जिससे अल्पसंख्यक समुदाय का हित हो सके, उनका कोई भी अहित ना कर सके। इसके बाद था विकास मार्ग की चुनौतियां। विकास मार्ग मतलब भारत को डेवलपमेंट करने के लिए औद्योगिकरण की नीति अपनाए या आर्थिक मॉडल अपनाए कि भारत का जो संविधान हो ज्यादा किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, कि डेवलपमेंट को देना चाहिए, पूंजीवाद व्यवस्था को देना चाहिए, किसको देनी चाहिए। तो ये इनकी एक और बड़ी चुनौती थी, ठीक है। इसके बाद था सांप्रदायिकता की चुनौतियां। सांप्रदायिकता की चुनौतियां, क्योंकि भारत आजाद देश का संविधान लागू होने के बाद देश के अनेक कोने में बहुत सारी सांप्रदायिक घटनाएं हुई, बहुत बड़े अहिंसक घटनाएं हुई। उसको देखते हुए इनके मन में ऐसा था कि हमें कौन सा ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए, कि ऐसा संविधान में क्या गठित करे जिससे ये सांप्रदायिकता का माहौल कम हो सके। इसीलिए आप पढ़ते हो कि हमारा कैसा संविधान है, पंथ निरपेक्ष है,
ठीक है, पंथ निरपेक्ष को बाद में अपने संविधान में लिया गया है और इसको मूल ढांचा भी माना जाता है, तो इसको अब कोई नहीं निकाल सकता। तो मैं एक चीज और बता दूं, यही जो पंथ निरपेक्ष भारत है, इसी जो लोग सोचते हैं कि हमारा भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र बन सकता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भारत देश का हिंदू राष्ट्र बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और संविधान जो है वो भी हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है। तो हमें उस संविधान को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, हमें पूरी तरह से चेंज करने के बाद ही ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। परंतु किंतु लेकिन मगर बट न्यायालय द्वारा पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा मान लिया गया है, तो मूल ढांचे में चेंजेस करना संसद के हाथ में नहीं है, ये संविधान, ये न्यायालय ने क्लियर कर दिया। तो आप इतना समझ लो कि ये एक विचारधारा रह गई कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, परंतु ये बनना पॉसिबल नहीं है। हमारा जो भारत है वो कैसा है, पंथ निरपेक्ष राज्य है और रहेगा, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। अब बोलने के लिए सभी को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है वो मूर्ख बनते रहेंगे, बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि भाई हमारा जो संविधान है वो बहुत सारी चुनौतियों के बाद आज एक पंथ निरपेक्ष संविधान बना हुआ है, और जिस संविधान को न्यायालय भी उनके मूल ढांचे में जो जो तत्व, यानी आप इन शॉर्ट समझो, जो जो प्रस्तावना में आपको वर्ड दिखते हैं वो सब मूल ढांचे में लिए गए हैं, तो उनमें चेंजेस कर पाना संसद के बस की बात नहीं है। तो जब आप संसद नहीं कर पाएगा तो न्यायालय संसद का हमेशा क्या रहता है, आप देखोगे अनेक मुद्दों पे वो विपरीत रहते हैं, क्योंकि न्यायालय न्याय के हिसाब से सोचता है, संविधान के हिसाब से सोचता है, और संविधान कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी भावनाओं से भी सोचता है, मतलब पुरानी विचारधाराओं से। तो दोनों अलग हो गए। तो यहाँ पे आप वो सपना आप लोगों का छोड़ दीजिए कि हमारा जो देश है वो क्या रहेगा, हमेशा धर्मनिरपेक्ष राज्य ही रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगली चुनौतियां क्या थी, मैं देखिए किसी विचार या अभिव्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो इसीलिए जो संविधान के हिसाब से हो सकता है मैं उसी तथ्य को यहाँ पे उजागर कर रहा हूं। मैं या ना किसी एक धर्म को सपोर्ट कर रहा हूं ना किसी एक पार्टी को। तो ऐसा कोई भी कमेंट मत करना कि आप क्या है, आप ऐसा क्यों बात बोल रहे हो। कोई अगर कट्टर हिंदुत्ववादी है तो मैं भी भाई हिंदू हूं, तो आप ऐसा कमेंट मत करो कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, हम बना के दिखाएंगे। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, और जो लोग यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कल के दिन वो इंटरव्यू में बैठेंगे, तो अगर इंटरव्यूअर का ये क्वेश्चन आ गया सामने कि भारत को कितने सालों के अंदर आप समझते हो कि हम लोग एक हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, तो आप बोल सकते हो उसके आंसर इसी आधार पे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसको आप उजागर करके वो बात आप अपनी रख सकते हो। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, बाकी मेरा कोई भी विचारधारा नहीं है। वो जब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो न्यायालय और संसद पे डिपेंड करता है। हम और आप तो सिर्फ जो अभी तक का संविधान है, जो अभी तक की स्थिति है, जो अभी तक हमारा भारत है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज कृपया वो कमेंट मत करना, वो कमेंट मुझे पसंद भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। इसके बाद इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती क्या थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जो बाह्य हमला है, आंतरिक जो बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे थे, बहुत सारे लोग अलग होने की बात कर रहे थे, जो एकता को नहीं कायम रखना चाहते थे, उस एकता को कायम रखने के लिए इस राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए क्या क्या मौलिक अधिकार दिए जाए, क्या क्या लोगों को अधिकार दिया जाए, क्या क्या कानून बनाए जाए जिनसे लोगों के हितों की रक्षा, देश के हितों की रक्षा, देश का जो व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके, देश का आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके कि देश को कोई भी खतरा ना पैदा कर सके। ठीक है, इसके बाद छठा जो था क्या कि लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। कल मैंने लोकतंत्र की प्रणाली बताया था आपको, कौन कौन सी प्रणाली आपको बताई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। देखो कितने लोगों ने अभी तक सच में पढ़ा है और उनके दिमाग में है। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। ओके, तो बात कर लेते हैं। यहां पे हमने दो प्रणाली पढ़ी थी, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि हमारा जो लोकतंत्र हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, वो उसकी प्रणाली कैसी हो, संसदीय हो यानी संसद द्वारा कानून व्यवस्था बने, और या तो अध्यक्षात्मक हो
कि यानी राष्ट्रपति द्वारा। तो इन्होंने बहुत सोचने के बाद जो है संसदीय कानून, संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया, क्योंकि भारत में पहले से ही लोगों को ये हैबिट हो चुकी थी, मतलब ये संसदीय प्रणाली को लोग समझ चुके थे, तथा इसमें बहुत सारी जो क्या थी, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य तो बनने जा रहा था, परंतु यहाँ पे धार्मिक भावनाएं बहुत थी, यानी लोगों का जो मत था वो धर्म के आधार पे था। और जितने भी आप देखोगे सरकार की जो नीतियां होती है वो भी बहुत सारी वर्बल जो नीतियां होती है, जो उनके इलेक्शन लड़ने का तरीका है, वो संविधान सभा को पता था वो सब धर्म के ही रूप में रहेगा, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। इन्होंने इसीलिए संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली को एक्सेप्ट किया जाए, संसदीय किया जाए तो क्यों किया जाए, और अध्यक्षात्मक किया जाए तो क्यों किया जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं ये सब चुनौतियां आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि ये आपको याद रहे। राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाए, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श यानी मंत्रिमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाए जैसे अमेरिका में होता है। तो ये भी सबसे बड़ी इनकी समस्या थी। बाद में इन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री को अगर यहाँ संसदीय में सबसे ज्यादा शक्ति है, अगर राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। राष्ट्रपति को भी कहीं कहीं आपातकाल लगाने की जो स्वतंत्रता मिली हुई है, वो वहां की सरकार को अगर उसको पता चल गया कि ये सरकार बरोबर काम नहीं कर पा रही है या ये सरकार से वहां की व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो वो सरकार को हटाने का भी काम कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसे समस्याएं थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या विचार किया कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो जो मंत्रिपरिषद है उसके ही आधार पे किया जाएगा, ताकि ये इनसे निर्णय यानी जो भी कार्य करना है इनसे डिस्कशन के बाद ही कर सके। नहीं तो आप अध्यक्षात्मक में पढ़ चुके हो कि राष्ट्रपति और कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सामंजस्य नहीं रहता है। राष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल है दोनों अलग अलग होने की वजह से कितना प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ भी राष्ट्रपति अगर अलग हो गया संसदीय कार्य क्षेत्र में यानी मंत्रिमंडल से, तो आप समझ सकते हो अध्यक्षात्मक प्रणाली का कहीं ना कहीं स्वरूप बन जाएगा। इसके लिए इन्होंने इस पे विचार करते हुए इसको यहां से लिंक कर दिया। तो आप ये समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको उसकी समस्याओं का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताते चल रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि पहले मैं चुनौतियां लिखूं और उसके बाद उनको सॉल्व करूं। मैं वन बाय वन आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद था कि जो भी नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी नीति निदेशक तत्व था उसको प्रवर्तनीय बनाया जाए या अप्रवर्तनीय। ठीक है, यानी जो भी नीति निदेशक तत्व थे उसको फोर्सेबल बनाया जाए कि मतलब उसको आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, या अप्रवर्तनीय बनाया जाए कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। न्यायालय में चुनौती अगर सरकार वो पूरा नहीं कर पा रही है तो आप नहीं कर सकते। जैसे नीति निदेशक तत्व जो है वो देश को एक लोकतंत्रात्मक बनने के लिए कैसा होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपका किसमें दिया हुआ है, नीति निदेशक तत्व में। यानी ये नीति निदेशक तत्व अडॉप्ट करना ना करना, इसको लागू करना ना करना, संसद यानी भारत सरकार को क्या है, ये अपरिवर्तनीय यानी फोर्सेबल नहीं है, ये उनके ऊपर है। जैसे पहले था शिक्षा का अधिकार, क्योंकि पहले उस टाइम इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वो किसमें था, नीति निदेशक तत्वों में था। बाद में जब इसको अडॉप्ट कर लिया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो बाद में ये किस में आ गया, आपके मौलिक अधिकार में आ गया। लेकिन उसके पहले ये नीति निदेशक तत्व में था। तो नीति निदेशक तत्व में बहुत सारे अनुच्छेद के तहत बहुत सारी चीजें हैं, परंतु वो क्या है, अप्रवर्तनीय है। तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर पीटी में पूछा गया कि नीति निदेशक तत्व क्या है, प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय, तो आपको हमेशा क्या टिक करना है, अप्रवर्तनीय। और मौलिक अधिकार जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे वो प्रवर्तनीय है यानी इनफोर्सेबल है। अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार छीना जाता है तो आप न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, उच्च कोर्ट के पास, आप डायरेक्टली न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय के पास भी जा सकते हो। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का सबसे बड़ा उनका सोचना था कि इसको प्रवर्तनीय बनाया जाए कि अप्रवर्तनीय बनाया जाए। फिर उन्होंने सोचा अगर हम इसको प्रवर्तनीय बना देते हैं तो अभी भी हमारे भारत देश में जो रोजगार की समस्याएं हैं, ठीक है, बहुत सारे गांव खेड़े में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, शिक्षा अधिकार उतना हम लोग नहीं दिला पाएंगे, तो वो बहुत बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न कर देगा। इसके लिए उस समय के लिए, उस टाइम फ्रेम के लिए उसको अप्रवर्तनीय
परिवर्तनीय बनाया गया। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे समाज को कल्याणकारी समाज बनाना चाहते हैं, तो आप ये समझ सकते हो नीति निर्देशक तत्वों को 100% अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी ये चीज मानते थे। आज लोग जो हैं आज भी आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं। आज लोग जो है जो आप समझोगे आज जो राजनीतिक लोग हैं आज भी लोगों को आरक्षण के बीच में दबाते जा रहे हैं। मतलब आप देखोगे तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जो आदर्श थे, मूल थे, वो सब गायब हो चुका है। आज भी जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, आज जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भगवान मान रहा है, आज वो समाज इनके आदर्शों को पूरा नहीं कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का यह स्वतः मानना था कि जिस दिन नीति निर्देशक तत्व पूरी तरह से भारत में लागू हो जाएगा, उस दिन भारत एकदम कल्याणकारी और एक भारत का जो समाज है एकदम कल्याणकारी रहेगा और जो है भारत एक अच्छे डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेगा। परंतु ये जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, ये नीति निर्देशक तत्वों को 100% लागू नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और अभी तो बहुत सारी चीजें जो हैं अभी हाईलाइटेड मुद्दे चल रहे हैं जो कि धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। तो बहुत सारे मुद्दे जो है हम जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वो चीजें क्लियर होते जाएगा। तो ये बहुत अच्छे आदर्श इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद क्या चुनौतियां थी, दो चुनौतियां और देख लेते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां थी, हम लोग ये मेन चुनौतियां देख रहे हैं। इसके बाद जो चुनौती थी वो था संपत्ति के अधिकार का चुनौती। ठीक है, ये हम लोग जब आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो संविधान निर्माता थे उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि संपत्ति का अधिकार लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर मतलब मौलिक अधिकार रखे या ना रखे, अगर हम लोग संपत्ति का अधिकार देते हैं तो जो लोगों के पास संपत्ति है वो बहुत ज्यादा टाइप की है, या तो अगर हम लोग संपत्ति का अधिकार छीनते हैं तो जो सरकार उस समय होगी, आगे जाके कौन सी सरकार होगी पता नहीं, अगर वो किसी एक विचारधारा की हुई तो दूसरे विचारधारा से संपत्ति अपने मनमाने ढंग से छीन लेगी। तो इसका जो है मतलब इसका उपाय क्या किया जाए, तो उन्होंने इस पे बहुत ही कड़ा सोचा कि मतलब संपत्ति के अधिकार को कैसे सजोया जाए। तो पहले संपत्ति का अधिकार जो था ये मौलिक अधिकार में था, मतलब 7वां मौलिक अधिकार था, बाद में इसको निकाल दिया गया। पहले लोगों को लगा कि जो मतलब संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखना चाहिए ताकि कोई किसी की संपत्ति ना छीन सके। बाद में संविधान संशोधन करके इस संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। परंतु संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु संपत्ति का अधिकार है। यानी सरकार अगर जब भी किसी से चाहे सामाजिक उद्देश्य के लिए संपत्ति उनकी छीन सकती है और उनको एक पैसा दे सकती है। अभी तो आप देखोगे 4 गुना, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है अगर उनका शिक्षा संस्थान की कोई भी संपत्ति छीनी जाती है तो उसका बाजार मूल्य के हिसाब से पैसा दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, तो ये संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। परंतु अगर किसी सरकार को, अब समझो मोदी जी को आपके घर का लोकेशन पसंद आ गया और वो बोल रहे मेरे को यहाँ पे अपना घर बनाना है, तो वो नहीं कर सकते जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार आपको जो है निजता के अधिकार के साथ साथ, मतलब आपकी प्राइवेसी उस घर में है, उसके साथ साथ आपकी संपत्ति में है, उसके साथ साथ आपको ये अधिकार भी देता है कि आपसे वो कोई संपत्ति छीन नहीं सकता सिवाय सामाजिक यूटिलाइजेशन के। ये कोई नगर सेवक भी ऐसा नहीं कर सकता है कि मुझे ये समाज के लिए यहाँ पे एक मैदान बनाना है तो मैं छीन लूं, ऐसा नहीं है। वो विधि के अनुसार आपकी संपत्ति छीनी जा सकती है डेवलपमेंट के लिए, और वहां पे फिर कानून व्यवस्था के साथ आपको मुआवजा दिया जा सकता है जो भी संसद चाहे। क्योंकि बाहर के कई कंट्रियों में देखोगे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस आते, फोटोज आते कि हाईवे के बीच में एक घर पड़ा हुआ है। तो आप समझिए कि भारत में अगर ऐसा हो जाए तो इतने सारे जिद्दी लोग हैं, इतने सारे कट्टर लोग हैं, भारत का संविधान इनको इतनी स्वतंत्रता देता है कि वो कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट होने ही ना देंगे। वो वहां जाके किसी गरीब की जो जगह है उसको खुद खरीद लेंगे और बोलेंगे मैं यहाँ डेवलप होने नहीं दूंगा। तो सरकार की नीतियां, सरकार का डेवलपमेंट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट देख लेते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम मुद्दा था कि विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका।
इनमें से किसको कितनी शक्तियां दी जाए, यानी इनको इनकी शक्तियों का बंटवारा कैसा किया जाए। तो ये सबसे बड़ा जो है इनके सामने समस्या क्रिएट थी, तो उन्होंने उसका भी सॉल्यूशन बाद में दिया। आपने देखा कि विधायिका कार्यपालिका को इंटरलिंक कर दिया और न्यायालय को स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया, घोषित कर दिया। साथ ही साथ न्यायालय को पुनरावलोकन का भी अधिकार दिया कि संसद और कार्यपालिका, मतलब संसद जो भी विधायिका जो भी कानून बनाएगी, न्यायालय उसको क्या है, पुनरावलोकन रिव्यू कर सकता है। अगर वो संविधान के अगेंस्ट है तो उसको कैंसिल कर सकता है, और संविधान के अनुसार है तो उसको वो रहने दे सकता है। तो बहुत सारे अधिकार न्यायालय को है। जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी मैं इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं इन्वॉल्व करना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ये सारी चुनौतियां जो है संविधान निर्माता के टाइम, संविधान गठित करते टाइम उनके सामने ये सब चुनौतियां क्रिएट थी। ठीक है, और बाद में जब इन सब चुनौतियों को सॉल्व किया गया, तो ये सब जो चुनौतियां थी, खास करके जो अल्पसंख्यक रिलेटेड थी, ठीक है, तो जितने भी समिति के अध्यक्ष थे उनके पूर्ण बहुमत, यानी जिस साइड बहुमत ज्यादा था उसी प्रारूप को उन्होंने स्वीकार किया, उसी प्रावधान को उन्होंने स्वीकार किया और संविधान में लागू किया। फिर संविधान में लागू करने के बाद भी जनता के सामने उसको प्रस्तुत, मतलब संविधान का प्रारूप रेडी होने के बाद संविधान जनता के सामने भी 8 महीने का टाइम था। बाकी जो संविधान सभा के लोग थे उनके पास भी टाइम था कि उसको देखे, रिव्यू करे, अगर कुछ कमी ज्यादा है उसको निकालना, एड ऑन करना है तो वो करे। जब ये कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त हो गया तो 26 नवंबर को उन्होंने डिसाइड कर लिया 26 नवंबर 1949 को इसको लागू कर देते हैं, तथा उसकी तिथि जो हुई, जिसको संविधान के अनुसार जो लागू किया गया, वो 26 जनवरी 1950 था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को 4 व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। निर्वाचन, ठीक है, चुनाव जो था, इसके बाद नागरिकता, इसके बाद अंतरिम संसद, और जो विशेष प्रावधान थे, जो अस्थिर प्रावधान थे, ताकि अगर कुछ भी कानून व्यवस्था को बनाए रखना है उसका निर्णय ले सके, तो वो सब प्रावधान भी क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो विशेषता यही सब चीजें जो थी इसमें इन्वॉल्व थी। बाकी हमको इसमें ज्यादा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि मैंने जो भी चीजें आपको बताया वो चीजें आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट करो, वैसे कमेंट भी करोगे तो मैं आपकी विषय वस्तु समझ सकता हूं, और उसके बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में वो सब चीजें मैं और भी क्लियर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना, जितना मैंने पढ़ाया है, या आप स्टडी करते रहिए, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस चीज का आप कमेंट भी करते चलिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आज इसी तरह ये पॉलिटी का ये लेक्चर खत्म होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से शुरुआत करेंगे।